सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं किसके बारे में। हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। हाँ, तो हम बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। अब जैसे ही मैंने यहां पर लिखा हिस्ट्री, जैसे ही मैंने यहां पर लिखा इतिहास, तो आप जानते हैं कि दिमाग में सबसे पहली बात और सबसे ही पहली चीज जो हमारे जहन में आई वो क्या आई? भाई जैसे ही मैंने यहां पर लिखा हिस्ट्री, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आई होगी कि यार हम पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम अतीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। यही होता है ना। यदि आपने कभी हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी होती, यदि आपको केवल और केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में पता होता, विषय के बारे में पता होता, तो यदि आपसे कोई कहेगा हिस्ट्री, तो आपके दिमाग में यही बात सबसे पहले बनेगी ना कि दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द पास्ट। ये कुछ ऐसा है जो संबंधित है किससे? हमारे अतीत से। यही है। हमारे बुजुर्गों ने, आपको याद होगा जो एनसीईआरटी की किताबें हैं हमारी, उनका नाम भी क्या है? आर पास्ट। जब हम 6th स्टैंडर्ड में पहुंचे, अब तो आप टीचर बनने वाले हैं या टीचर बन चुके हैं, ठीक है, याद कीजिए। और आप सब जानते भी होंगे भाई, जब स्टूडेंट्स 6th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं, छठी क्लास में पहुंचते हैं, तो 6th स्टैंडर्ड में ही एनसीईआरटी की एक सेपरेट हिस्ट्री की बुक मिलनी शुरू होती है स्कूल में, जिसका नाम है आर पास्ट वॉल्यूम 1, हमारे अतीत का भाग 1। 7th स्टैंडर्ड में मिलती है आर पास्ट वॉल्यूम 2, 8th स्टैंडर्ड में मिलती है आर पास्ट वॉल्यूम 3। कहने का मतलब हमारी एनसीईआरटी की किताब का नाम ही क्या है? हमारे अतीत, आर पास्ट। तो जैसे ही मैंने यहां पर लिखा हिस्ट्री या इतिहास, तो दिमाग में सबसे पहले यही तो बात आई कि हम अतीत के बारे में बात करने वाले हैं, हम शायद अपने पास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कहा है कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है, और एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा टेक्स्ट है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसी ही जानकारी देने वाले एक ग्रंथ को, एक टेक्स्ट को और उसके अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? हिस्ट्री, इतिहास। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या पास्ट में या अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं इतिहास होती हैं? यस और नो। तो ध्यान रखेंगे, अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं इतिहास नहीं होती हैं, हिस्ट्री नहीं होती हैं। अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास स्रोत हैं, केवल उन्हीं घटनाओं को हम क्या कहते हैं या कह सकते हैं? उन्हीं को हम हिस्ट्री कह सकते हैं या इतिहास कह सकते हैं। लेकिन यदि कोई घटना घटित हुई है और उसका हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, कोई साक्ष्य ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो आप उसको इतिहास नहीं कह सकते। ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये जो हिस्ट्री वर्ड है, ये डिराइव हुआ है, ये बना है एक ग्रीक वर्ड से। हिस्ट्री शब्द बना है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। ग्रीक तो समझते हैं, ग्रीस में या यूनान में बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा। मैं यूट्यूब पर देख रहा हूं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं देखता हूं कि यूट्यूब चैनल्स पर जब हम लोग आते हैं लाइव, जब हम लोग पढ़ाने के लिए आते हैं, तो आइडली तो हम लोग ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स आए हैं, है ना, तो वो कमेंट तब करेंगे जब उन्हें हमारे द्वारा कही गई बात पर कोई डाउट होगा या कोई, है ना, परेशानी होगी।
लेकिन मैं जब भी भाई यूट्यूब पे लाइव आता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, वो लोग बेचारे आपस में ही लगे होते हैं। वो लोग आपस में ही चैटिंग करने में लगे होते हैं। इससे पता चलता है ना कि हमारे देश की जो बेचारी जनता है वो कितनी ज्यादा असंतुष्ट है। मौका ढूंढते हैं, बस मौका मिले, है ना। मैं यही देख रहा हूँ यूट्यूब पे जो कमेंट्स विंडो है, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई साहब आपस में ही गुफ्तगू चल रही है, आपस में ही बातचीत चल रही है, आपस में ही सेटिंग करने की कोशिश चल रही है। कमाल है, भगवान तुम्हारा भला करे। खैर भगवान कहाँ से करेगा, भला तो हमें खुद ही करना है अपना, है ना। चलिए एनीवेज जोक्स अपार्ट, एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उसी से डराइव होकर बना है हिस्ट्री। और ध्यान रखेंगे, हिस्टोरिया का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी नॉलेज मिलती है, हमें जो भी ज्ञान मिलता है, हमें जो भी जानकारी मिलती है, उसी को ग्रीक लैंग्वेज में, उसी को यूनानी भाषा में कहा जाता है हिस्टोरिया। और इसी हिस्टोरिया से डिराइव होकर बना है वर्ड हिस्ट्री। और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन ही था, सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन ही था जिसका नाम था हेरोडोटस। सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन जिसका नाम था हेरोडोटस। इसी हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखकर, इसी ने एक पुस्तक लिखी थी, इसने एक बुक लिखी थी जो कहलाती है हिस्टोरिका। तो एक यूनानी व्यक्ति जिसका नाम हेरोडोटस था, इसी ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि पास्ट में, अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये काम सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता। इसी को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, यही कहलाता है इतिहास का पिता। समझ गए बात, सिंपल सी बातचीत है ना। अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं करा है भाई, घबराइएगा मत, है ना। पहली क्लास में मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूँ, आपको बताता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। दोबारा से समझ लीजिए, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं। कहने का मतलब, उस घटना के होने के हमारे पास क्या होने चाहिए, स्रोत, सोर्सेज। और वो जो सोर्सेज हैं जिनके आधार पर हम अतीत में घटित हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, वो जो सोर्सेज हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले, या तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज समझते हैं, जिसे हिंदी में कह सकते हैं आप पुरातात्विक स्रोत। एक कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। एक आदमी लिख रहे हैं हिस्ट्री पढ़ पढ़ के पक गए सर, लेकिन फिर भी देख, है ना, फिर भी विधि का विधान देखो, एग्जाम क्वालिफाई ना हुआ तुमसे। हिस्ट्री पढ़ पढ़ के तो थक गए तुम, लेकिन मेरे भाई हिस्ट्री पढ़ पढ़ के थोड़ी थकना था, एग्जाम क्वालिफाई करना था। तो हिस्ट्री पढ़ते या मत पढ़ते, लेकिन एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते। अब चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लें, है ना, आपको भी पता है जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक सारी की सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। क्योंकि अल्टीमेटली मान्यता तभी मिलेगी, पहचान तभी मिलेगी जब एग्जाम क्वालिफाई होगा, उससे पहले कोई नहीं पूछने वाला। सर थोड़े बड़े साइज में लिखिए, अच्छा जी।
जो हुक्म मेरे आका। हाँ जी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। यदि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें, पुरातात्विक स्रोत की बात करें, तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं इंस्क्रिप्शंस को, यानी कि अभिलेखों को। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स, यानी कि स्मारकों को। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कॉइन्स, यानी कि सिक्कों को। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं स्टैचूज, यानी कि मूर्तियों को। और उन सारे के सारे अवशेषों को जो हमें विभिन्न काल के क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। यही होता है, बिल्कुल ठीक। जहां एक तरफ इतिहास को जानने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ लिटरेरी सोर्सेज भी हो सकते हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत। पहली बार मुझे कमेंट मिला, राइटिंग अच्छी है सर। भाई साहब, आप सच में अल्लाह के बंदे हो, है ना। कुदरत का करिश्मा है ये कि आपको मेरी हैंड राइटिंग अच्छी लगी, क्योंकि ऐसा कमेंट तो मुझे आज तक नहीं मिला। या तो आपने मस्का मारने के लिए, दिल रखने के लिए बोल दिया, है ना, या फिर आपने कटाक्ष भरे शब्दों में कहा कि आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, गजब। लाइव क्लास का नोट्स मिलेगा ना सर? बिल्कुल मिलेगा जी, नोट्स तो मिलेगा, है ना। लेकिन आपको पता है ना कि नोट्स लेकर एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। तो नोट्स बने या ना बने, लेकिन दिमाग में सब बैठ जाना चाहिए, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब, साहित्यिक स्रोतों का मतलब उन पुस्तकों से है, उन ग्रंथों से है जो अतीत काल से लिखे गए और हमें जानकारी देते हैं पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये रिलीजियस होंगे, यानी कि धार्मिक। या तो ये नॉन रिलीजियस होंगे, यानी कि गैर धार्मिक। और या फिर ये हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स, या हिंदी में लिखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। यदि हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, तो ये रिलीजियस हो सकते हैं, ये धार्मिक हो सकते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। ये सारे के सारे क्या हैं? लिटरेरी सोर्सेज हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। लेकिन ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जो कि रिलीजियस हैं, जो कि धार्मिक हैं। सर 9th और 10th की हिस्ट्री नहीं आएगी क्या पेपर में? अरे भगवान, बेटे कौन से ग्रह से उतर के आए हो? 9वीं 10वीं का पढ़ोगे तो आप टीजीटी नहीं बन जाओगे। सीटेट पेपर 2, है ना, 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का पढ़ना है बस मेरे भाई, 9वीं 10वीं का नहीं पढ़ना। सर सिलेबस बता दीजिए एक बार। ठीक है जी, मैं बता दूंगा। पहले हिस्ट्री ये तो समझ लीजिए हिस्ट्री है क्या, तभी तो हिस्ट्री का सिलेबस भी समझ में आएगा। ये नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं। नॉन रिलीजियस का मतलब, इसके भी हमारे पास कई एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास है चाणक्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र,
महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, सारी की सारी वो पुस्तकें हैं, सारे के सारे वो लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि गैर धार्मिक है, जो कि अलौकिक है। और यदि आप डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स की बात करें, विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें, तो आप जानते हैं कि एंशियंट पीरियड से ही, प्राचीन काल से ही हमारे देश में समय समय पर अलग अलग विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ। उन्होंने हमारे देश में आकर, यहाँ पर आकर कुछ समय बिताया और उसके बाद वो अपने देश में वापस लौटे। और जब वापस लौटे तो उन्होंने अपने वृत्तांतों में, अपने सफरनामे में भारत का जिक्र किया और बताया यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। वही क्या कहलाए? डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में सबसे महान राजा हुआ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया। अ चाइनीज ट्रैवलर अराइव्ड इंडिया हु वाज फाहियान। भारत में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। ऐसे ही पुष्यभूति वंश का सबसे महान राजा हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में एक और प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम हुएनसांग था। और आप जानते हैं कि इसी हुएनसांग ने सीयू की नामक पुस्तक लिखी और सीयू की नामक पुस्तक में जमकर बखान किया हर्षवर्धन के बारे में और भारत के बारे में। जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दिल्ली सल्तनत में चल रहा था तुगलक वंश, तो तुगलक वंश में जब शासन कर रहा था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री मोरक्को से भारत आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। और इसी इब्न बतूता ने, आप जानते हैं, एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी रिहला, जो इसका सफरनामा था। और इसने उस समय दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या किया? डिस्क्राइब किया। कहने का मतलब यह है, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, यदि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है और यदि वो घटना इन दोनों कसौटियों से, यानी कि इन दोनों सोर्सेज से या इन दोनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी से खरी उतर जाती है, कहने का मतलब यदि उस घटना का हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है या कोई रिटन सोर्स होता है या दोनों होते हैं, तो फिर आप उस अतीत में घटित घटना को क्या कह सकते हैं? बाइज्जत, बाअदब हिस्ट्री कह सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। लेकिन यदि उसका हमारे पास सोर्स ही नहीं, यदि उसका कोई स्रोत ही नहीं, तो आप उसे इतिहास नहीं, केवल पास्ट, केवल अतीत कहेंगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड द पास्ट। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए फटाफट। आई एम गिविंग यू मोर 2 मिनट्स, 2 मिनट और मिलेंगे आपको। इसको नोट कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते तो बहुत ही बढ़िया। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर ये यूपी के एग्जाम के लिए भी कारगर होगा। भाई देखो, सिंपल सी बात है, हम लोग, क्योंकि ये सीटेट का बैच है, ठीक है ना, और सीटेट में भी सीटेट पेपर 2, ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये आपको सीटेट में हेल्प करेगा और सीटेट के पेपर 2 में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जाम्स में हेल्प नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सीटेट का बैच है, इसीलिए एज पर एनसीईआरटी, एज पर योर सिलेबस, मैं आपको केवल वही चीजें कवर करवाऊंगा और सिर्फ वही चीजें टच करूंगा जो स्ट्रिक्टली एज पर योर एग्जाम पैटर्न है, एज पर योर सिलेबस है। पैटर्न और सिलेबस के बाहर जाकर, ठीक है, मैं आपको कोई चीज फालतू की कवर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये टारगेटेड बैच है ओनली फॉर सीटेट स्टूडेंट्स। तो मैं यही चाहता हूं कि यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं, पर्टिकुलर सीटेट की तैयारी करते हैं, तो ही आप इस बैच में एनरोल करें। यदि आप और किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इस बैच में आने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप किसी टीचिंग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं
तो फिर उसके लिए आप जो हमारे अन्य बैचेस आते हैं टीचिंग के, जैसे सुपर टेट का बैच आता है, केवीएस का बैच आता है, तो उन सब बैचेस में आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल वही आए जो लोग सीटेट की तैयारी करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? अब अब हम बात करते हैं एज पर आर सिलेबस, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे हमें पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास। एज पर आर सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमें केवल और केवल इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, केवल और केवल भारतीय इतिहास पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इंडियन हिस्ट्री के बाहर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ नहीं पढ़ना है और ना ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे हिस्टोरियंस ने, हमारे इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला मेजर पार्ट कहलाता है एंशिएंट इंडिया। सबसे पहला पार्ट कहलाता है एंशिएंट इंडिया, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्राचीन भारत। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। दूसरा मेजर पार्ट इज नोन एज मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और ध्यान रखेंगे तीसरा पार्ट कहलाता है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 6th स्टैंडर्ड की आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे तो पूरे 6th स्टैंडर्ड में हमें केवल और केवल क्या पढ़ना होता है, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। फिर 7th स्टैंडर्ड की आप एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे, उस पूरे 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक में पढ़ने के लिए है मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और ध्यान रखेंगे 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक में हमें पढ़ना होता है किसके बारे में, मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के बारे में। इन 3 मेजर पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। टाइम टेबल बता दो बेटे, टाइम टेबल तो आपको खुद आपके बैच से ही पता चल जाएगा, आपके एप्लीकेशन में ही टाइम टेबल शो हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यदि हम इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करें, इन तीनों पीरियड्स की आपस में तुलना करें, तो हमें पता चलेगा कि इन तीनों पीरियड में सबसे ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा लंबा पीरियड कौन सा रहा, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। दैट्स वाई दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। सबसे पहला कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल।
प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल। इन तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंशिएंट इंडिया को, प्राचीन भारत को। अब यदि आप इन तीनों पीरियड्स की बात करें, यदि आप इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो भाई सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इन तीनों में अंतर क्या है। प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल वो काल है जो केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर आधारित है, जिसका कोई भी रिटन सोर्स हमें नहीं मिला है। कहने का मतलब इस काल के हमें अवशेष तो मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। कहने का मतलब ये उस समय की बात है जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का भी आविष्कार नहीं किया गया था, मनुष्य ने पढ़ना लिखना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन यदि हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करें तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और साथ में रिटन सोर्सेज भी हैं। कहने का मतलब इसके हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साथ में लिखित साक्ष्य भी हैं। लेकिन जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है। कहने का मतलब अवशेष भी मिले और लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन लिखित साक्ष्यों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कहने का मतलब है मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार तो कर लिया गया था, लेकिन मनुष्य ने अपनी लिपियों में क्या लिखा, क्या कन्वे करने की कोशिश की, दैट इज स्टिल अनआइडेंटिफाइड, उसे आज तक भी पहचाना नहीं जा सका है। और हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल ये वो काल है जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और रिटन सोर्सेज दोनों हैं, और जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं उन सबको पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली गई है। दैट इज नोन एज हिस्टोरिक पीरियड। यदि आप इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करें तो ज्यादा पुराना और ज्यादा लंबा पीरियड रहा प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसीलिए दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू एजेस। इसे दो युगों में विभाजित किया जा सकता है। एक कहलाता है स्टोन एज, पाषाण युग, और एक कहलाता है कॉपर एज, या जिसे हिंदी में कह सकते हैं ताम्र युग। नाम से ही पता चल रहा है जिस युग में मनुष्य केवल पत्थरों का इस्तेमाल करता था, केवल पाषाणों का इस्तेमाल करता था, उसी पीरियड को क्या कहा जाता है, स्टोन एज, उसी को कहा जाता है पाषाण युग। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहले किस धातु की खोज की, वो था कॉपर, वो था तांबा। और जैसे ही मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का, कॉपर का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया, वी एंटर्ड इनटू कॉपर एज। तो हम प्रवेश कर गए किस में, ताम्र युग में। तो हम प्रवेश कर गए ताम्र युग में। अब यदि हम इन तीनों एजेस को, यदि हम इन दोनों एजेस को आपस में कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि कंपैरेटिवली ज्यादा पुरानी और ज्यादा लंबी एज कौन सी रही, स्टोन एज। इसीलिए स्टोन एज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड। इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा
कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण काल। और तीसरा कहलाता है नियोलिथिक पीरियड, यानी कि नव पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। एक से 5 में हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा क्या? नहीं पूछा जाएगा। और बताइए, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक पीरियड? पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था, लेकिन मनुष्य को अभी आग का इस्तेमाल करना नहीं आता था। हम मानव नहीं, आदिम मानव हुआ करते थे, पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया करते थे। मैन यूज्ड टू बी अ हंटर इन दैट पीरियड। मनुष्य इस काल में एक शिकारी हुआ करता था और फूड गैदरिंग, भोजन संग्रहण किया करता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जगह बदल बदल कर रहा करता था। हमारे अंदर कोई सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता नाम की चीज नहीं थी। उसी पीरियड को क्या कहा जाता है? पैलियोलिथिक पीरियड। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, और जिस पीरियड में मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, जिस पीरियड में मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई और ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, दैट पीरियड इज नोन एज मेसोलिथिक पीरियड। उसी को कहा गया मध्य पाषाण काल। उसी को कहा गया मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल, वो काल जिसमें मनुष्य ने पशुपालन या डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की थी। और फिर तीसरा है नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल। धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की और डेवलपमेंट हुई, मानव मस्तिष्क का और विकास हुआ, एंड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, और मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत कर दी गई। और जिस काल में, जिस पीरियड में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की, जिस पीरियड में मनुष्य के द्वारा एग्रीकल्चर या डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की गई, बस उसी पीरियड को क्या कहा गया? नियोलिथिक पीरियड कहा गया या नव पाषाण काल कहा गया। तो दोबारा से समझ लीजिए, इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स: एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल; प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल; और हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। इसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल को हम डिवाइड करते हैं 2 मेजर एजेस में। एक कहलाती है स्टोन एज, एक कहलाती है स्टोन एज, और एक कहलाती है कॉपर एज, पाषाण युग और ताम्र युग। और स्टोन एज या पाषाण युग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इन पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडियन हिस्ट्री। तो ध्यान रखेंगे, एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ेंगे आर पास्ट वॉल्यूम 1, यानी कि 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी जो है आर पास्ट वॉल्यूम 1, उससे हम कवर करेंगे एंशिएंट इंडिया। ठीक है, क्योंकि सीटेट में
सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसीलिए ठीक है ना, इसीलिए मैं जो बेस है यानी कि जो बेसिक सी चीजें हैं या फिर जो आधार रहेगा मैं उसको एनसीईआरटी को ही बनाकर चलूंगा। ठीक है, हालांकि जनरल कंपटीशन में एनसीईआरटी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये सीटेट का पेपर है तो यहाँ पर तो डेफिनेटली हमें एनसीईआरटी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो मेरा सिलेबस शुरू होने से पहले आपके पास 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की भी और पॉलिटिकल साइंस की भी या सिविक्स की भी 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, उसे ले लीजिएगा। उन्हीं से हम चीज़ों को कवर करेंगे, उन्हीं से आपका सिलेबस कवर करेंगे। फिर 7th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और फिर 8th स्टैंडर्ड की जो बुक है एनसीईआरटी की बुक, उसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, उसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। सिलेबस मैं आज शुरू नहीं करवाऊंगा, सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो इस क्लास के ओवर होने के बाद आप एप्लीकेशन में जाकर अपना सिलेबस निकालिए, सिलेबस के सारे टॉपिक्स जो है उन्हें पढ़ लीजिए। अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं उन टॉपिक्स के बारे में पहले आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद हम स्ट्रिक्टली शुरू करेंगे योर सिलेबस ऑफ सीटेट ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद हम आपके इतिहास का जो सीटेट का सिलेबस रहेगा उसको कवर करना शुरू कर देंगे। सर जनरल कॉम्पिटिशन्स में एनसीईआरटी से ही पूछता है। जो जनरल कंपटीशन के प्रीलिम्स के आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो जनरल कंपटीशन में तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी की किताब में जिक्र तक नहीं होता। जनरल कंपटीशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। सर बुक लेना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। मैं सारी की सारी चीज यहीं पे आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि आपने 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी आपके पास है तो उसे अपने पास रखिएगा, किसी को देने की जरूरत नहीं है, काम की चीज है। इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं बेटे? मैंने अभी पढ़ाना शुरू ही नहीं करा, मैंने बोला तो पढ़ाता तो मैं दूसरी क्लास से हूँ, अभी मैंने पढ़ाया ही कहाँ, शुरू भी नहीं करा अभी तो मैंने पढ़ाना। कमाल की बात है, अभी तो मैंने केवल आपको ये बताया है 6ठी 7वीं 8वीं में क्या पढ़ना था जो तुम पढ़ के नहीं आए, तभी तो यहाँ पे क्लास लेने की जरूरत पड़ रही है ना। सर क्लास की टाइमिंग क्या होगी? भाई मेरी क्लास की टाइमिंग 3 से 4 रहेगी, दोपहर को 3 से 4 बजे तक मेरी क्लास रहेगी, चाहे हिस्ट्री की चाहे पॉलिटी की। पीडीएफ मिलेगा कि नहीं? जी बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ। पॉलिटिकल साइंस का क्या टाइम रहेगा बेटे? मैंने कहा ना दोनों सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने हैं। हाँ जी, तो चलिए आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आपसे जब मुलाकात होगी तो हम बातचीत करेंगे आपके सिलेबस के बारे में और पढ़ना शुरू करेंगे
your syllabus of history for your CTET examination. Thank you very much for attending this session. तो आपसे मैं विदा चाहता हूँ भैया। YouTube पे जो आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे को बाय बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं सेशन खत्म कर रहा हूँ।